हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको दूसरा लेक्चर हिंदी के 12th बच्चों के लिए जो साहित्यिक परिचय आपके आते हैं बोर्ड में, उनको मैं आज दूसरा लेक्चर लेके आई हूँ। आपको इससे पहले मैंने एक लेक्चर हिंदी में और डाला था जो आपके 12th के बच्चे हैं, ठीक है, और जो हिंदी पेपर को देंगे कक्षा 12th में यूपी बोर्ड में, उनका ये दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं इम्पोर्टेंट आपके लेखक गद्य खंड में ये आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के बारे में आज बताऊंगी। इनमें जीवन परिचय मैंने लिखा हुआ है, साहित्यिक परिचय भी लिखा हुआ है, रचनाएं और आपकी भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। मैंने पांचों हेडें कंप्लीट की हैं, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा 12th के बच्चे हैं और हिंदी का पेपर उनको देना है, 100 आपका अंक का पेपर आएगा, ये आपको पता होगा। और उसमें केवल 12th के विद्यार्थियों से साहित्यिक परिचय और प्लस रचनाएं, बस इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पहले वीडियो में इसको आपको बताया है, और जिसकी शब्द सीमा 80 शब्द लगभग होनी चाहिए, साहित्यिक परिचय और रचनाओं दोनों को मिलाकर। और इसमें कभी कभी आपका जीवन परिचय आ जाता है, लेकिन अभी तक मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने पूरा तैयार किया है। तो जीवन परिचय सिर्फ आपको पढ़ना है कि बाई चांस जीवन परिचय अगर पूछा जाए तो आप उसमें कुछ लाइनें आप राइट कर पाएँ। और हो सकता कभी कोई प्रश्न ऐसे भी आ जाए, साहित्यिक परिचय एवं इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, तो मैंने इसमें भाषा शैली भी ऐड की है। और साहित्य में स्थान मैंने पूरी हेडिंग अटेम्प्ट की है, लेकिन आपको मोस्टली केवल 2 आपको हेडिंग पे ध्यान देना है, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, और देखना आपको पूरा है कि आपसे कोई भी हेडिंग कहीं भी मिस ना हो। मैंने अपनी सिंपल भाषा में इसको बनाया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए टॉपिक पर आइए। दूसरे राइटर मैंने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये आपका टॉपिक लिया है, और भाषा और आधुनिकता इनका लेसन लगा हुआ है, जिसमें आपको इसकी व्याख्याएं पढ़नी होंगी। मैं पहले ये आपके जीवन परिचय, ये साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, जो भी इनका टॉपिक है उसको पूरा क्लियर करूँगी। जब ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा, इसके बाद फिर हम जो गद्य खंड की आपकी व्याख्याएं हैं उनको मैं पढ़ाऊँगी। आप टॉपिक देखिए आप लोग। पहला मैंने जो आपकी हेडिंग होती है जीवन परिचय, वो लिया है अच्छी और सुंदर राइटिंग और अच्छी स्कोरिंग करने के लिए आप जीवन परिचय में 2 लाइनें दे सकते हो, और उसको इस तरीके से जैसे मैंने अंडरलाइन किया है आप अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद फिर आप हेडिंग, जीवन परिचय हेडिंग आपको डालना हो, नहीं डालना हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से 2 लाइनें लिख दोगे। और फिर इसके बाद जो पेपर में पूछा गया होगा साहित्यिक परिचय और या आपका साहित्य में स्थान या भाषा शैली, जो भी पूछा गया, फिर उस हेडिंग को डालेंगे और फिर उसको लिखना शुरू करेंगे। इससे आप अगर इस तरीके से लिखोगे तो जब एग्जामिनर जब कॉपी देखेगा आपकी, तो उसको लगेगा बच्चे को काफ़ी सारी जानकारी है। तो इस तरीके से जीवन परिचय पूछा भी जाए या ना पूछा जाए तो आप दो लाइन उसमें जो जन्म इनका सन में हुआ है और इनका किस जगह हुआ है, उन दोनों चीज़ों को आप मेंशन जरूर करेंगे, जैसे मैंने किया हुआ है। आप देखिए आगे जीवन परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1909 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन दोनों लाइनों को आप इस तरीके से अंडरलाइन दे देंगे, इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। आगे इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। ये श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं प्रसिद्ध निबंधकार थे। इन्होंने हिंदी एवं तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। अब फिर से देख लीजिए, इनकी आरंभिक शिक्षा, जब इन्होंने स्कूली शिक्षा प्रारंभ की थी तो वो संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई थी, क्योंकि ये हिंदी नहीं जानते थे, न ये हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी थे। ये आप हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी थे, ठीक है, तो इसलिए इनकी हिंदी मातृभाषा नहीं थी। तो इनकी आरंभिक शिक्षा किन सब्जेक्टों में हुई? संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। केवल यही एक राइटर है जो आभासी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर भी इन्होंने हिंदी में बहुत सारा वर्क किया है, इसलिए इनको हम आज पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, श्रेष्ठ विचारक, अच्छे विचारों को रखने वाले, समालोचक, ठीक है, अच्छी आलोचना करने वाले एवं प्रसिद्ध निबंधकार थे। अब इस चीज़ को भी आप अंडरलाइन दे देंगे, ठीक है, अगर आप लिखेंगे ये जीवन परिचय तो, ठीक है, नहीं तो यहाँ तक आपको लिखना है, काफ़ी रहेगा। अगर साहित्यिक अवदान पूछा जाता है और रचनाएं पूछी जाती हैं तो।
आगे देखिए, इन्होंने हिंदी एवं तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर काम किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। ठीक है, आगे 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, इस लाइन को भी जीवन परिचय के लिए आप लोग याद रखेंगे। आगे साहित्यिक सेवाएं, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ही आपका यूपी बोर्ड में, ठीक है, ये आपकी हेडिंग पूछी जाती है, साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं के बारे में बताइए। तो यहीं से आपको तैयार करना है, क्योंकि ये थोड़ी कठिन होती है। और हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो जीवन परिचय प्लस रचनाओं को याद करेंगे। ठीक है, और जो इंटर के विद्यार्थी हैं वो साहित्यिक परिचय और रचनाएं देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, रेड्डी जी श्रेष्ठ विचारक, ऊपर भी आपने देखा था विचारक, समालोचक एवं सशक्त निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर ऊपर हम ये लाइन देख लेंगे तो नीचे भी हम वही लिख सकते हैं। ठीक है, सशक्त निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अब इन दो लाइनों को हम अंडरलाइन दे देंगे इस तरीके से, तो इससे एग्जामर जो होंगे उनको क्लियरली दिखाई देगा कि बच्चे ने अच्छी आंसर राइटिंग की है। आगे देखिए, इनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। ये हिंदी के प्रकांड पंडित थे। इनका जो पर्सनालिटी थी वो अत्यंत अट्रैक्टिव थी और हिंदी के प्रकांड पंडित थे। हिंदी इनकी मातृभाषा नहीं थी, फिर भी हिंदी को अच्छे से समझते थे। इन्होंने अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विभिन्न प्रश्नों पर तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए। क्या मतलब हुआ इस बात का? इन्होंने अनुसंधान विभाग, जहाँ पे रिसर्च होती है, ठीक है, उसमें हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर, जो हिंदी में और तेलुगु भाषा है उसमें जो साहित्य लिखा गया है उसके विभिन्न प्रश्नों पर तुलनात्मक अध्ययन करके शोध कार्य किए थे। तो इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, फिर उस पर इन्होंने रिसर्च करना प्रारंभ किया। आगे देखिए, हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया हिंदी भाषी, क्योंकि इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी और ये यहाँ के जो उत्तर भारत है यहाँ के निवासी भी नहीं थे। ठीक है, ये हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार था या है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। वो दक्षिण भारत की भाषा, ठीक है, हिंदी मातृभाषा वहाँ की नहीं है, उत्तर भारत की मातृभाषा है और यहाँ के लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखो दूसरी हेडिंग आपकी है कृतियाँ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर कृतियाँ आप यहाँ से याद कर लेते हैं तो आगे जो आपका गद्य साहित्य का इतिहास है उसमें आपको दोबारा से याद नहीं करना पड़ेगा और गद्य साहित्य के इतिहास से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, वो आप आसानी से उनको क्लियर कर पाएंगे। आगे देखिए, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला, साहित्य और समाज, ये इनकी रचना का नाम है। ठीक है, इसको अंडरलाइन देंगे आप लोग। फिर मेरे विचार, ये दूसरा इनका, ठीक है, रचनाएं हैं। फिर हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, जब आपने पीछे भी देखा था कि हिंदी और तेलुगु भाषा के इन्होंने जो तुलनात्मक प्रश्न थे उन पे क्या किया था? शोध कार्य किया था। तो क्या इन्होंने लिखा? हिंदी और तेलुगु, ठीक है, इसी के अंतर्गत है ये। हिंदी और तेलुगु, मैंने इस तरीके से निशान लगाया, एक तुलनात्मक अध्ययन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एक तुलनात्मक अध्ययन। तो ये इनकी रचना का नाम हुआ हिंदी और तेलुगु। ठीक है, हिंदी और तेलुगु में क्या किया ना, एक तुलनात्मक अध्ययन किया। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, एक रचना इनकी ये हो गई। ठीक है, फिर एक रचना इन्होंने और लिखा, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, भाषा की जो समस्या भारत में है उस पर इन्होंने एक संपादित अंग्रेजी ग्रंथ लिखा था। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, इतना, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया कैसा है? संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है ये। ठीक है, इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मानवतावादी दृष्टिकोण जिसमें ह्यूमैनिटी हो, ठीक है, मानवों के प्रति दया की भावना दिखाई दे, ठीक है, या दया की भावना के दृष्टिकोण हो। ठीक है, ऐसे इन्होंने निबंध लिखे हुए हैं जिसमें मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। भाषा शैली, इनकी भाषा आपको यहाँ तक तैयार करना है, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, ये सिर्फ आपको पढ़ना है ओनली। इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, भाषा कैसी? शुद्ध है, परिमार्जित है और खड़ी बोली इन्होंने ली है। कैसी? साहित्य वाली। इसमें सरलता, स्पष्टता तथा सहजता का गुण विद्यमान है। सरल भी है, क्लियर भी है और सिंपल सी है जो समझ में आसानी से आती है।
बस यहाँ तक लिख देंगे आप, आपकी भाषा शैली में 2 लाइनें पर्याप्त रहेंगी। इन्होंने संस्कृत, तत्सम तथा उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया। पीछे जो 2 मैंने लाइन बताई हैं, अगर वो आपको उनमें से कोई कठिन लग रही है तो आप ये आसानी से डाल सकते हो। ये संस्कृत पे इनकी पकड़ थी तो संस्कृत डाल सकते हो। तत्सम तथा उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, जो भी रचनाएं इन्होंने की हैं। फिर लास्ट, हिंदी साहित्य में स्थान। ये सिर्फ आपको देखना है, केवल साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर विशेष ध्यान देना है। स्थान में प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार। जो आपने आगे पढ़ा, इन्होंने साहित्य में किस चीज़ में वर्क किया है, बस वो लाइन यहाँ पे कॉपी कर दी जाती है। हिंदी साहित्य के स्थान में, हिंदी साहित्य के स्थान में मतलब किसी भी लेखक या किसी भी कवि की बड़ाई लिखनी होती है, अच्छाई कि इन्होंने क्या वर्क किया है, ठीक है। और नाम वही लिख दो। और आपने ये जो रचनाओं में देखा कि इन्होंने क्या क्या निबंध लिखे हैं इन्होंने, ठीक है, उच्च कोटि के समालोचक थे, बस वही लाइनें कॉपी कर दी जाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या वर्क किया था आगे हमने देख लिया, तो वही लाइन यहाँ पे कॉपी कर दी। प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, सबसे पहले टॉपिक देखा था हम लोगों ने, समालोचक, ठीक है, और निबंधकार हैं। इन्होंने हिंदीभाषी क्षेत्र के होते हुए भी हिंदी भाषा के प्रति जिस निष्ठा और अटूट साधना का परिचय दिया है, वह अत्यंत ही प्रेरणा देने वाला है। ये मैंने आगे ही आपको बता दिया था कि ये दक्षिण भारत के निवासी थे और हिंदी वहाँ की इनकी मातृभाषा नहीं थी, ठीक है। तो जो हिंदी मातृभाषा नहीं है, हिंदी नहीं बोलते हैं, या जहाँ हिंदी का कम प्रचलन है, ठीक है, महत्व कम है, तो उसको हम क्या लिखें, या हिंदी भाषी। और अगर हिंदी भाषी होता, हिंदी बोलने वाला क्षेत्र होता तो हिंदी भाषी लिखते। वहाँ हिंदी बोलने वाला क्षेत्र नहीं था तो क्या लिखा, हिंदी भाषी, क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो तेलुगु संस्कृत भाषा में हुई थी, ठीक है। देखो, इन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी हिंदी भाषा के प्रति जिस निष्ठा एवं अटूट साधना का परिचय दिया है, वह अत्यंत ही प्रेरणा देने वाला है। प्रेरणा मतलब शिक्षा देने वाला है कि लोगों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, फिर भी इन्होंने हिंदी को समझा, उस पर बहुत सारे लेख लिखे, ठीक है, और बहुत सारे निबंध लिखे उन्होंने। तो ये सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो भी अगर किसी भाषा को नहीं जानते हैं तो उसको सीखने के लिए वो प्रयत्न कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अपनी सशक्त लेखनी से उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। सशक्त का मतलब है मजबूत। उन्होंने अपनी मजबूत लेखनी से, मतलब उन्होंने अपने मजबूती से जो लेखन कार्य किया है, उससे उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। और आज उनकी इसी सशक्त लेखनी के माध्यम से हम इंटर में 12th के बच्चे उनकी जो भी जीवन परिचय है या साहित्यिक परिचय है उसको पढ़ रहे हैं, और बोर्ड में उसको उतनी ही प्राथमिकता दी गई है जितनी उत्तर भारत के आपके लेखक हैं उनको दी गई है, ठीक है। तो इसलिए हम उनके जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। आई होप मैंने आज आपको दूसरा लेक्चर, ये आपका हिंदी 12th में जीवन परिचय बताया है, आपको समझ में आया होगा। और कैसे क्या आपको पेपर में ये आंसर राइटिंग में लिखना है, कहाँ अंडरलाइन देनी है, ठीक है, और कौन सा ही हेडिंग पे आपको ज़्यादा जोर देना है, वो मैंने आपको क्लियर किया। पहले वीडियो में बताया था, इसमें ही बताया था। अब मैं गद्य खंड के तीसरे लेक्चर में तीसरे राइटर लेके आऊँगी। आप उसी तरीके से क्रम से अपने वो नोट्स तैयार करते जाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट आपके राइटर हैं उसको मैं क्रम से, जैसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट था तो मैं पहला लेके आई, दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है दूसरा लेके, इसके बाद मैं तीसरा लेके आऊँगी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप शुरुआत के जो आपके टोटल 6 राइटर लगे हुए, आप शुरुआत के केवल 4 तैयार कर लेंगे तो आपका 100% 5 नंबर की स्कोरिंग हो जाएगी। 3 नंबर का साहित्य परिचय और 2 नंबर की आपकी रचना।